चलिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें अगला टॉपिक है मानव जनसंख्या विस्फोट। ये आपका मानव जनसंख्या विस्फोट, ये आपका टॉपिक है। ओके, मानव जनसंख्या विस्फोट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब देखो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये चीज है आपका मानव जनसंख्या विस्फोट। एक अच्छा टर्म याद रखना, आगे मिलेगा। जनसंख्या को समष्टि भी कहा जाता है, ध्यान देना, समष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलकर मिलेगा समष्टि। क्लियर है? तो जनसंख्या को समष्टि भी कहते हैं। अभी कल की क्लास में मैंने बताया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की 22 जुलाई 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, है ना। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता होगा? कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस दी जाती होगी, ज्ञानता मतलब एक ज्ञान दिया जाता होगा इसी के बारे में। अब देखो विश्व जनसंख्या, आप इससे जज कर सकते हैं किस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है ना। पता है सन 1600 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी 50 करोड़ थी। पूरे विश्व की आबादी 50, पूरे विश्व, अरे रुक जाओ भैया, सन 1600 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी 50 करोड़ थी और आज मात्र अगर बात करें अपने भारत देश की आजादी 1 अरब 35 करोड़ समथिंग। 1600 में पूरे विश्व की एवरेज आबादी 50 करोड़, फिर 1800 में 100 करोड़ हो गई, 1600 में 50 करोड़, ये पूरे विश्व की बात होगी। 1800 में कितनी होगी? 100 करोड़। 1930 तक 200 करोड़, डबल 1930 तक 200 करोड़, है ना। 1965 में 350 करोड़, 1965 में। फिर आया 1990 में 500 करोड़, उसका भी मतलब जो पीछे उसका 1990 में 500 करोड़ और 2000 में 640 करोड़, यानी कि 6 अरब और 40 करोड़, और 2018 में 7.6 अरब। और अब का डेटा देखा जाए तो भाई कितना पहुंच गया? 10 तो पहुंच ही गया, 10 करोड़, ये पूरे विश्व की आबादी। और ये आम बात है भाई, अभी देख लो एक भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 35 करोड़। चीन की जनसंख्या, समझ लो, चीन की जनसंख्या 35 से ज्यादा ही है। क्या जनसंख्या के मामले में भारत चीन को नहीं पिछाड़ता है, लेकिन लगा है ना। समझ रहे हैं? वहां तो एक 50 तक पहुंच गया होगा, बाकी पूरे विश्व की बात हो रही है, तो ये कॉमन बात है। तो इस तरह से जनसंख्या क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। चलो ठीक, मानते हैं जो भी सारी चीजें हैं ठीक है ना, ये विश्व की जनसंख्या विकास हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये तो पूरे विश्व के लेवल से देख ले, थोड़ा भारत के लेवल से देख लेते हैं क्योंकि भारतीय लोग, है ना। तो अगर भारत के लेवल से देखा जाए तो भारत में 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 23 करोड़ 80 लाख थी। 1901 में, सन 1901 में भारत की आबादी कितनी थी? 23 करोड़ 80 लाख थी। 1911 में 10 साल बाद, क्योंकि एक चीज याद रखना भाई, भारत में क्वेश्चन भी याद रखना कि भारत में हर कितने साल के अंतराल पर जनसंख्या गणना होती है? 11 नहीं, 10 साल के अंतराल। 11 साल मतलब 10 साल के बाद 11 बार, हाँ, 10 साल का अंतर रहता है। क्लियर है ना। तो 1901 में जनसंख्या थी 23 करोड़ 80 लाख, 1911 में हो गई 25 करोड़ 20 लाख, है ना। 1921 में हो गई तुम्हारा 25 करोड़ 13 लाख। अब ध्यान देना, यहां पर समझना, 1911 में थी 25 करोड़ 20 लाख, 1921 में हो गई 25 करोड़ 13 लाख। जनसंख्या कम हुई है ना।
और 1931 में हो गई 27 करोड़ 90 लाख, मतलब लगभग 28 करोड़, है ना। 1941 में हो गई 31 करोड़, 1951 में हो गई 36 करोड़ 10 लाख, 1961 में हो गई 43 करोड़। सोचो देश आजाद होने के बाद 1961 में कितनी थी? 43 करोड़ आजादी थी, देश आजाद हुआ। हाँ, जब देश आजाद हुआ तो 1947 में आजाद हुआ, है ना। जब देश आजाद हुआ वहां 36 करोड़ 10 लाख जनसंख्या, एक ओवरऑल। हाँ, क्या हुआ? अरे देवी देवता के नाम हटाओ, अभी यहाँ देखो 1961 में जो 43 करोड़ हो गई, 1981 में 68 करोड़, 1981 में 68 करोड़। अब यहाँ इंदिरा गांधी थी 1981, और देखे होंगे जनसंख्या के मामले में क्या किया। इनको समस्या होने लगी कि भाई यार इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कहीं कहीं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री थी भाई अपने हिसाब से हर कोई काम करता है, कोई गलत नहीं होता है, समझने का नजरिया होता है। क्लियर है? 1991 में 84 करोड़ हो गए, और 2001 में 102 करोड़, और 2011 में 121 करोड़, है ना। 21 करोड़ मतलब 121 करोड़, और 2016 में 132 करोड़। और अब सोच लो 2022 में कितना हो गया? 135 तो प्लस के तो नीचे होगा नहीं, 135 करोड़ प्लस तो होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो चलो ठीक, ये तो एक ओवरऑल देख लिया आपने व्यू, ठीक है, बहुत खास नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही, कमी हो रही, सही, मतलब जनरली वृद्धि होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है ना। क्यों इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई? और अगर जनसंख्या चलो वृद्धि हो भी गई तो ये मुद्दा क्यों दिया गया है? मतलब इसका दुष्परिणाम क्या है? अगर जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है तो इसका नियंत्रण क्या है ना। इसी 3 टॉपिक पर पूरा आपका जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर टिका है। एक तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है ना, निवारण क्या है। हाँ ठीक है, अरे पता है तुम लोग तो एकदम मास्टर बने हुए हैं, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि का कारण आप ऐसे समझ लो, जैसे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का कारण ऐसे एक ऐसा व्यक्ति है ना जो कि अनएजुकेटेड हो, और उसके दिमाग में मान लीजिए फीड हो गया हो कि भाई चार लौंडे रहेंगे तो 100 रुपया देंगे, चार कितना हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी पढ़ा लिखा है तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, अगर यकियत लाख मारेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। समझना ध्यान, आज के युग जमाने को देखकर तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एक देखो नजरिया, तो पहला जो कारण है वो है कि जो एक सोशल स्टेटस है, लो है। आप देखे होंगे, बहुत कमाल की बात है, जिनका सोशल स्टेटस हाई रहता है, जिनके मतलब बहुत पैसे, वाकई में उनके यहाँ 6-7 बच्चे होने चाहिए, लेकिन आप ऑब्जर्व किए होंगे वहां पर 2 या 1, बहुत मुश्किल से 3 हो जाते हैं जनरल, जबकि वहां रहे वहां कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन जिनका सोशल स्टेटस लो रहता है, अगर यहाँ पर 2 या 3 है, समझ लो बहुत खुशहाल रहे। 2 या 3 से शुरुआत ही होता है, इनका 2 मतलब 2 प्लस या 3 प्लस तो रहते ही हैं, कम से कम 5 रहते हैं या 4 रहते हैं, जिनका लो स्टेट सोशल स्टेट। जबकि यहाँ पर जरूर है कि भाई यहाँ 2 रहना चाहिए, और अमीरों के यहाँ रहो कोई दिक्कत नहीं, भाई है ना, हाँ दर्जन रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों वो अवेयर। तो पहला रीजन है क्या है? निम्न सामाजिक स्तर। तो इसे लिखेंगे, इसे लिख लीजिए, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। मैं हेडिंग लिखवा दे रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग किताब से खोज कर पॉइंट वाइज लिख लेना, है ना, ठीक है। चलो, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, हाँ ऐसे हेडिंग बना लो, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहला लिखिएगा निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर, लो सोशल स्टेटस, निम्न सामाजिक
लो सोशल स्टेटस, निम्न सामाजिक स्तर, लो सोशल स्टेटस। और एक चीज और है ना, जैसे हमारे देश में जनरली पता है आप लोग को 75% जनसंख्या कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे ही जी है ना। तो भाई गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि जो सोशल स्टेटस वो क्या है, निम्न स्तर का है। और यहाँ अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र की कहीं ना कहीं वही ये एक धारणा बन जाती है, एक विश्वास हो जाता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ज्यादा धनोर्जन है ना। जैसे मान लो 4 बच्चे होंगे, एक ठेला लगा रहा है, एक पानी की फुल्की बेच रहा है ना। मान लो एक घर का काम कर रहा है, एक विदेश में चला गया है ना, और कुछ बहला बनकर घूम रहा है। मतलब ऐसे कहीं भी मतलब इस तरह से रहता है। क्लियर है। तो एक तो निम्न सामाजिक स्तर, क्लियर है। और दूसरा लिखो निरक्षरता, इलिटरेसी, निरक्षरता, इलिटरेसी, इलिटरेसी है ना। यहाँ निरक्षर लोग हैं ज्यादा है ना। निरक्षरता मतलब अनपढ़ लोगों की संख्या क्या है भारत में, कहीं ना कहीं क्या है, ज्यादा है ना। और ये जो है छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते। छोटे पर अब तो खैर समझने लगे हैं है ना, कि हाँ भैया छोटे परिवार रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप जागरूकनेस आई है, अवेयरनेस आया है, ऐसी बात नहीं। क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये निरक्षरता। अच्छा दिमाग लगाओ, आप पढ़े लिखे रहोगे, आप चाहोगे कि मतलब हमें 5-6 बच्चे हों, बिल्कुल नहीं चाहोगे। क्लियर है, समझ पाए। चलो यह क्लियर है, निरक्षरता। तीसरी हेडिंग बना लीजिए, सामाजिक रीति रिवाज, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब ये देखो आ ही गया ना, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स। हाँ की पॉइंट करो, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स, सामाजिक रीति रिवाज है ना। अब सामाजिक रीति रिवाज में आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि समाज में ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, ये जो है ईश्वर की देन है, गॉड ब्लेस। क्लियर है। समाज में यही तो माना जाता है कि बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। और ये माना जाता है कि वंश का नाम किससे चलता है, पुत्र से ही चलता है या बच्चों से चलता है। और बच्चों में भी खासकर किससे चलता है, पुत्र से चलता है ना। बच्चों में भी खासकर किससे चलता है, पुत्र से चलता है। तो ये आपका हो गया सामाजिक रीति रिवाज। क्लियर है। तो सामाजिक रीति रिवाज में आप सीधा समझ सकते हैं कि समाज में ऐसी परंपराएं हैं कि बच्चे ईश्वर की देन माना जाता है और इसको नकारना नहीं चाहिए। ठीक है। चलो अगला लिख लीजिए, कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह, आयु में विवाह। अब स्वाभाविक है भाई, कम आयु में विवाह हो जाएगा है ना। तो कम आयु से ही मतलब बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे शरीर का ग्रोथ कम है ना, ग्रोथ नहीं होगा। शरीर का ग्रोथ चलो वो तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि हुई, जब कम आयु में विवाह हुआ, मानते हैं कि आपने 2 ही बच्चा दिया, कम आयु में विवाह हुआ, तो वो बच्चे भी तो जल्दी तैयार हो जाएंगे, विवाह योग्य हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, वो भी तैयार हो जाएंगे। क्लियर। तो एक कम आयु में विवाह ये भी क्या है, मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है भाई। एक लीगली आप करो, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, अगर आप ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया उसके अनुसार चलो। अरे सर इतना सब बनाया है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। लेकिन अभी भी गांव देश में आप देखते होंगे वहां पर बहुत कम आयु में 17 18 साल में। क्लियर है। तो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसके अनुसार ही काम करो, जैसे ज्यादा नहीं। तो कम आयु में विवाह, इसमें क्या है कि
पहले क्या था, चलो अब मान लो बाल विवाह बंद हो गया है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन पहले क्या था, बाल विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। और जब बाल विवाह प्रथा होती थी तो वहाँ एक सिस्टम होती थी, है ना। सिस्टम होता था कि 5 साल के बाद गौन आएगा, 9 साल के बाद आएगा, 4 साल के बाद, जैसा भी डिसाइड करते थे आपस में लोग, है ना। पहले ये भी था कि क्लियर है? अगर किसी पति इस बार हो जा रहा है तो उसके साथ वो भी जला दी जाती है। हाँ, तो सती प्रथा था अभी, उसके बाद ये सब कहाँ ला रहे हो यार। ठीक है, पहले था, पहले तो ऐसे बहुत कुछ था, ठीक है। अभी इसके एसेंस के हिसाब से तो कम आय में विवाह वाला क्लियर हुआ ना। आगे मृत्यु दर में निरंतर कमी, खैर अच्छा है, लेकिन जनसंख्या की, हाँ आगे लिखो, मृत्यु दर में निरंतर कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी, है ना। तो ये आपका हो रहा है कि मृत्यु दर में निरंतर कमी हो रही है, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल जो लाइन है, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि विकास होने की वजह से मृत्यु दर में कमी हो। आजकल आदमी भयंकर बीमारियों से भी बहुत कम मरता है, लेकिन पहले जरा जरा सी बीमारी हो जाती थी तो इलाज की सुविधा न उपलब्ध होने की वजह से हाँ मृत्यु हो जाती थी। तो एक ये हुआ, और क्या है, खाद्यान्न का उच्च उत्पादन हो रहा है। भाई खाद्यान्न का उच्च उत्पादन हो रहा है तो कम से कम कुछ नहीं, तुम्हारा खाना पीने वाला चल रहा है सिस्टम, है ना। तो क्योंकि बेसिक नीड कितनी होती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान में सबसे जरूरी चीज तो है भाई रोटी है ना। खाना कपड़ा मकान आदमी जैसे तैसे मैनेज कर सकता है, भाई दूसरे का ही उठा कर या मांग कर पहन लिया, ठीक है ना। लेकिन खाना तो भाई मैनेज ही करना होगा ना। तो खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, आजकल देखिए होंगे कहीं ना कहीं कृषि में बहुत ज्यादा वृद्धि होने की वजह से कहीं ना कहीं जरूरी भी, क्लियर है। तो लेकिन इसकी दृष्टि से क्या है, एक कारण है ना। तो आगे लिख लो, खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, खाद्यान्न का उच्च उत्पादन और इसके बाद आदि लिख लेना, मतलब यहां से आप गैस कर सकते हो और कौन से कारण हो सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद चलो ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का ये कारण है। अब जनसंख्या वृद्धि का साइड इफेक्ट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है ना, क्लियर है। तो लिखो, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, चलो सीधा लिखा है ना। डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें सबसे पहले नंबर शिक्षा व्यवस्था की समस्या, पहला जो लिखिएगा शिक्षा व्यवस्था की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब देखो भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है, अभी भी स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में लोग ऐसे, ठीक है, मतलब मैं किसी पार्टिकुलर एक पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बता सकते हो जब से योगी मोदी साहब आए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन इसके पहले कितना ज्यादा धांसलेबाजी चल रही थी, केवल एजुकेशन डिग्री मिल जाती थी, भले तुम्हें नॉलेज हो या नहीं। हाई स्कूल में 90-95% बनाकर घूम रहे हो, अब बनाकर घूमो, दम हो तो। अब 12वीं में हो, आप लोग से चैलेंज है, लाओ कोई 90+। लेकिन पहले के समय में लाना आसान था, है ना। आजकल देखो इतना कैमरा, हर चीज व्यवस्था होने के बावजूद भी आप सुनते हो कि इतनी नकल होती है। तो क्या है, जब इतना नकल होगा तो कहीं ना कहीं भाई डिग्री एक मिल जाएगी, है ना। आपको शिक्षा तो मिल गई, शिक्षा वाली डिग्री मिल गई, लेकिन क्या आपको शिक्षा के प्रति नॉलेज रहेगा। आप समझ लो ऐसे 12वीं में आप बायो लियो हो, है ना। स्कूल सिस्टम क्या है, शिक्षा, स्कूल में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कोर्स कंप्लीट करवाओ, चाहे इन लोगों को नॉलेज हो या ना हो, और धीरे धीरे
बच्चे भी इसी मेंटालिटी में आ जाते हैं, ये भी कहने लगते हैं कि वही पढ़ाओ जो एग्जाम में है। तो ना तो इनको नॉलेज से मतलब है, और इन सब का कमी क्या है? एजुकेशन सिस्टम। समस्या तो है, अगर ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो एक बार तुम ये नाम नहीं ले सकते थे सर मत पढ़ाए, तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। अच्छा कैसे? यहाँ पर आप बायो लिए हो, आप बायो लिए हो, आप उस दिन वगैरह के बायो नहीं लिए, आप पढ़ोगे ठीक। तो जैसे देखो एजुकेशन सिस्टम में है ना, अगर जैसे किसी को जानना हो, समझना ध्यान से, जन्म स्वास्थ्य वाला चल रहा है, ये चैप्टर या इसके पहले वाला चैप्टर जो भी करवाया गया था, आप लोग ईमानदारी से बताओ क्या हर कोई के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है कि नहीं? अगर एक बार वो इंपॉर्टेंट समझ लें तो, जबकि हर कोई के लिए जरूरी है, हर कोई एग्जाम देगा इसका नहीं देगा, लेकिन तो हर कोई के लिए जरूरी क्यों है? नॉलेज के पर्पस से जरूरी है ना। मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, मेरा बायो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं एक तो नॉलेज की पर्पस से कि ठीक है आप लोग अभी तक एग्जाम के पर्पस से पढ़े हो, थोड़ा नॉलेज के भी पर्पस से पढ़े। ये कहीं ना कहीं दिमाग में मेंटालिटी ये है, क्योंकि ये सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हो भाई, यकीन मानो। नहीं पढ़ सकते हो क्या? 12वीं में इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉलेज भी हमें चाहिए, है ना। एक नॉलेज के भी पर्पस से हम लोग इतनी ऑफलाइन क्लास ये सारी चीजें आ रहे कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम की कमी है। हमें ये नहीं समझ में आता है, स्कूल में आप लोग 400 फीस देते हो 8 घंटे के, है ना, यहाँ पर 1 घंटे के लिए 400 देते हो, या कोचिंग में कहीं भी देते हो, यहाँ पर चलो 300 ही देते हो आप, है ना, कहीं 400 देते हो, कहीं 200 देते हो, क्यों देते हो? कहीं ना कहीं स्कूल से एजुकेशन सिस्टम यहाँ कुछ ना कुछ सही आपको लग रहा होगा, इसीलिए तो देते हो। तो ये कमी है, अगर यही सिस्टम स्कूल में हो जाए, कल से सारी कोचिंगें बंद हो जाएंगी, गारंटी है, सारी की सारी तुरंत बंद हो जाएंगी, तो व्यवसाय नहीं चलेगा। क्लियर है। तो ये एक तो शिक्षा व्यवस्था की कमी है। क्या सर दिल्ली में यही तो हुआ? दिल्ली में सब कुछ सिस्टम में सिस्टमैटिक हो तो रहा है। चलो भाई दिल्ली का आगे चले हम, हाँ, क्योंकि दिल्ली में पहुंचेंगे तो ज्यादा मतलब थोड़ा फिर डीपली पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, अभी समझ में आएगा में। तो एक एजुकेशन सिस्टम हो गया आपका, यानी कि इसका जो है इसमें कमी है ना। विद्यालय में आप देखेंगे कमरे भी पर्याप्त नहीं है, यानी कि क्लास में अगर 50 सीट की है, 100 बच्चे का एडमिशन हो रहा है, अगर मान लो 100 बच्चे पहुंच जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है। एक टीचर 100 बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता है, प्रिंसिपल के पास इतनी औकात नहीं, 2 टीचर नहीं लगवा सकते। क्यों लगवा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन पैसा बचाते हैं। ऐसे घटिया टीचर को लगा देते 2000 बचाने के चक्कर में। उनसे ये नहीं मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर बनेगा बर्बाद होगा, 2000 1000 के चक्कर में ना अच्छे टीचर हटा दिए जाते हैं, ये प्राइवेट टीचर के हाथ। और गवर्नमेंट हाँ तो जानते ही हो, क्लियर है, चाहे तो बहुत अच्छी होती है, अभी भी ऐसे स्कूल हैं, अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब नहीं है भाई, ये भी तो समस्या है। चलो एक तो इसकी समस्या, दूसरा क्या और क्या, रोजगार की समस्या है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। दूसरा लिखिए रोजगार समस्या। सर आप इसे लिखो, इसमें जो भी तो है उसमें मतलब ये सब जो आप लिखवा रहे हैं इसको घर से करेंगे। हाँ वही, मैं केवल इसके बारे में आप लोग अपने हिसाब से लिख लो ना, रोजगार समस्या। अब रोजगार समस्या का मतलब कहीं ना कहीं भाई अब बेरोजगारी की समस्या बढ़ती हुई है। अगर रोजगार किसी को नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है जैसे तैसे करके वो अपना पेट पालेगा। क्लियर है, आजकल ज्यादा चीजें किस पर, और इसका रीजन कहीं ना कहीं भाई लोग खुद ही, जब आपको पता है कि बी बेसिक बाद हमें डायरेक्ट कुछ होने, साइड में आप कुछ अलग स्किल सीखो, और साइड में आप क्या करो, कुछ स्किल्स सीखो। आप ऐसे दिमाग रखो 10,000 का गवर्नमेंट जॉब निकाला तो 10,000 ही लोगों को तो भर्ती करेगा, लेकिन फॉर्म कितना भरा जा रहा है, 100 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख में से 90,000 कहाँ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जाएंगे, होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप साइड में काम करे रहोगे, कोई स्किल पर काम, या कोई भी आप साइड, यानी कि कोई एक स्किल है उस पर एक मास्टरी अचीव किए हो, तो आप कभी रहोगे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास रोजगार है ना। तो दूसरा आपका ये है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा लिखिए खाद्य आपूर्ति की समस्या। खाद्य आपूर्ति की समस्या, जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी
तो ना तो सरकार सबको रोजगार दे पाएगी और ना ही सबको राशन पानी बराबर हर समय तक सुविधा दे पाएगी। हाँ वो बात अलग है, 1-2 महीने है ना आपको 2-2 लीटर रिफाइंड दे रही है। तब ये चुनाव फसल इसलिए संख्या समस्या, खाद्य आपूर्ति की समस्या, खाद्य आपूर्ति की समस्या है ना। ये राशन जानते हैं इसलिए दे रही है हाँ क्योंकि बाहर वाली कंट्री लेना बंद कर दी, यहाँ में यूरिया पोटास ये सब ज्यादा है ना, इसलिए साफ साफ इनकार कर दी। खैर ठीक है वो बात अलग है, लेकिन अभी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो खाद्य आपूर्ति की समस्या, अगर आपको यहाँ राशन मिल रहा है तो दिमाग लगाओ है ना, अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग के हिसाब से मिल रहा है 20 किलो गेहूं, 10 लेकिन किलो चावल। अगर एक लेवल से ज्यादा जनसंख्या हुई तो सरकार भाई किसको किसको देगी, एक लिमिट में ही तो देगी, तो वही क्वांटिटी कम कर देगी, कहीं ना कहीं क्वांटिटी मतलब कम आपको देगी जरूर कि भाई उसका ठीक है जितना जो कुछ है क्वांटिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तो इसकी समस्याएं आएंगी। ठीक घर में 10 लोग हैं है ना, 10 लोग के बीच में सोचो 2 किलो आटा पता नहीं चलेगा, बढ़िया खाने वाले, लेकिन अगर 4 लोग हैं तो ही 2 किलो आटा 4 दिन चला सकते हैं कि नहीं, तो खाद्य आपूर्ति की समस्या है कि नहीं, ये समस्या है। मतलब ये सारी समस्याएं कब आती हैं, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तब, है ना। आगे देखो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा समस्या, स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवा समस्या, चिकित्सा सेवा समस्या ये क्या है, आपको कभी जिला हॉस्पिटल गए हो ना, यस सर, आप लाइन लगाए हो, आपका सोर्स अगर नहीं है, सोर्स है तो बात अलग है, आप तुरंत भागे, सोर्स नहीं है आप गए 10 बजे लाइन में लगो, बढ़िया अच्छा खासा भीड़ लगी, 12-1 बज जाता है, नंबर आते आते, तो क्या ये स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा समस्या है। अगर 2 घंटे आपके अंदर कोई भयंकर बीमारी कोई सोर्स नहीं, 2 घंटे में निकल गए तो भाई दिमाग लगाओ, तो कहेंगे स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवा समस्या। आखिर भाई वो भी मजबूर है कि डॉक्टर एक ही है, कहीं ना कहीं लाइन साउंड नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगी, और बीच में जो सोर्सेज वाले आ जाते हैं उनको भी निपटाना है, तो आप लगे रहो लाइन। लेकिन अभी जनसंख्या कम होती तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवा समस्या है ना, चिकित्सा सेवा नहीं कोई भी समस्या हो, चाहे वो रेलवे सेवा हो, जैसे आप कभी रेल से सफर किए हो ना, यस सर, जब रेल से आप कभी सफर किए होगी खासकर त्योहार के समय, देखिए कि भाई रेल गजब की जनसंख्या है ना, एकदम पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता है, मतलब ऐसी दबा जाते हैं उसी में, तो कोई भी सेवा तो सारी समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी। और क्या, निर्धनता, और जब ज्यादा जनसंख्या रहेंगी कमी रहे, हाँ रुपए की कमी रहे, निर्धनता रहे, ठीक है, पॉवर्टी, निर्धनता को बोलते हैं पॉवर्टी। और एक चीज आप सुने होंगे बीपीएल बनता है, बीपीएल कार्ड, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी और लाइन रेखा, गरीबी रेखा से। क्लियर है? यस सर, चलो ये बन गया। चलो जनसंख्या आदि लिख दो, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है, आदि। ये क्या हो गई, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है ना, एक तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार समस्या, समझ लो यार सब समस्या है, क्या समस्या है? ठीक है, बस यहाँ गिनाना है, थोड़ा समझाना है, अगर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, हर समस्या, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि यहाँ भी होगी, यहाँ भी समस्या, भाई सही है, एक सीट पर 6 लोग बैठे, समस्या, चलो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। चलो भाई कारण हो गए, अब कैसे हम नियंत्रण करेंगे, कैसे काबू करें? हाँ, तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, हेडिंग बना लीजिए, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, अरे यार क्या लिख दिया, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, नियंत्रण लिखना। चलो अब नियंत्रण कैसे करोगे बताओ, इस्तेमाल करें। अच्छा सरकार सब किसको, आप घर में गए बताने लगे
किसी को बाबा दादा देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा वृद्धि न करो, ये सब मार के भगा देंगे, कल का लौंडा आज हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। मतलब ये कहते हुए, जी है ना? गजब तो क्या देखिए। समझ पाए कि नहीं? या कोई पुलिस आया, भैया ये ना करो, प्यार से कह रहा है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन अगर ये ऐसा ऐसा रूल आप सुनते भी होंगे, सरकार ने ये रूल बना दिया जिसके यहाँ 3 बच्चे हैं उसके आगे उन बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल, है ना? समझ? जिनके यहाँ 3 बच्चे हैं उनको कोई सरकारी सेवा नहीं, बीपीएल के तहत मतलब ये दान, अनाज, राशन पानी ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, है ना? ऐसे कई सारी चीजें कर दी, तब क्या होगा? कंट्रोल होगा कि नहीं? ये सर होगा। जैसे तो सबसे पहला तो कानूनी व्यवस्था, यानी कंट्रोल करने का बढ़िया तरीका क्या है? कानूनी व्यवस्था, क्योंकि कानून के दायरे में नहीं करोगे पुलिस हो जाए, सजा हो जाएगी, कि वहाँ इतना जुर्माना है, तो गरीब लोग सोचेंगे साला 4 महीने में 10,000 कमाते हैं और वहाँ 20,000 जुर्माना है, क्या मतलब ऐसे बच्चे पैदा है ना? मतलब एक बार आदमी सोचेगा। क्लियर है? तो पहला लिखना कानूनी व्यवस्था, यानी कि नियंत्रण कैसे करेंगे? कानूनी व्यवस्था लाकर। टाइम हो गया क्या? कानूनी व्यवस्था पहला लिख लो, लीगल सिस्टम लिख लो, लीगल सिस्टम, कानूनी व्यवस्था, यानी कानूनी व्यवस्था बनाकर। अब एक चीज याद रखना, ये जो कानूनी व्यवस्था वाला कानून है ना, ये पहले संविधान में नहीं था। कमाल की चीज तो ये पहले संविधान में नहीं था, लेकिन फिर 1976 में 42वां संशोधन हुआ। 42वां संशोधन में इसको जोड़ा गया। 42वां संशोधन में 1976 में, ध्यान दो, 1976 तक जनसंख्या लगभग कितनी पहुंच चुकी थी भारत की? लगभग ये 54 करोड़ 80 लाख। हाँ, 54 करोड़ 80 लाख, यानी कि 55-56 के पास में पहुंच चुकी थी, है ना? 1976 में 54 करोड़ थे। तो इस तरह से तो 1976 में 42वें संशोधन यानी कि कानून का संविधान का संशोधन किया गया, जिसे कहा गया 42वां संशोधन, यानी कि ऐसे इसके पहले में संशोधन हो चुके थे 41, ठीक है? तो ये 42वां संशोधन हुआ। और याद रखना, संविधान के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान। क्लियर है? तो इसमें ये लाया गया कि भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, कानून बनाने के लिए यहाँ पर अधिकार दे दिया गया। अब अगर कहता भी है तो सीधा संविधान पर चलना है। अच्छा जाओ 42वां संशोधन देखो, संविधान में भी लिखा है ना? संविधान में भी लिखा है ना? और संविधान में सीधा लिखा है, आवश्यकता अनुसार आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो आप, ये सीधा लिखा है। तो ये हुआ था, तो कानूनी व्यवस्था लाकर, है ना? और इसके दूसरा लिखो शिक्षा व्यवस्था, उचित शिक्षा व्यवस्था, उचित शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, उचित शिक्षा व्यवस्था, यानी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए ध्यान दो, अब थोड़ा याद करो अपनी पुरानी लाइफ, बहुत ज्यादा मत याद करना, गहराई पहुंच जाओगे, है ना? देखो एजुकेशन सिस्टम हाई स्कूल में भी था, जनन वाला चैप्टर था, वहां पर सारी चीजें वहां भी समझाई गई थी, जनसंख्या कंट्रोल क्या कैसे हर चीजें हैं। और हाई स्कूल में साइंस में है, चाहे आप 11th में पीसीएम लो, है ना, या जो है कॉमर्स के साइड लाइन में चले जाओ, बायो लाइन, सबके लिए जरूरी था पढ़ना है कि नहीं? हाई स्कूल लेवल से था कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में लाया गया। तो वही मतलब कैसे नियंत्रण करेंगे? शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा ही है अभी घर वाले को कुछ नया सबक सिखाना। तो भले तुम बताओगे या कोई बताएगा नहीं सुनने वाला, लेकिन अभी वही सत्संग में उनको पहुंचा दो। अगर मान लो थोड़ा अंधविश्वासी है तो उनकी बात वो सुनेंगे, आप भी कहोगे हाँ वो बाबा कह रहे थे कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। साला बचपन से आज तक पता नहीं कितनी बार पढ़े हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यहाँ क्यों नहीं पालन करते? सत्संग मतलब सत्य के संग, वहां के लोग बातें मानते हैं, अभी मूवी में देखते हैं, हाँ देखो मूवी में ऐसा हुआ,
साला हम लोग वही बचपन से पढ़ते रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको अप्लाई करना ही नहीं चाहते। और वहां पर जब सत्संग में वही जो किताब में पढ़ते रहते हैं, पैसा फूंक कर, टाइम निकाल कर, टाइम बर्बाद कर जब वहां जाते हैं, सुनते हैं, तब वहां पर हमें रियलाइज होता है हाँ यार ये बात सही है। इसके पहले कितनी बार आप बचपन से तो पढ़ाया जाता है, कई सारी कविताएं, मोरल की किताब रहती है, नैतिक शिक्षा रहता है, ये सारी चीजें रहती है, उसमें ये सब तो रहता है। तो एक उचित प्रकार की शिक्षा अगर एक बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाए, भैया गरीबों की सहायता करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, सारा इस पूरा चैप्टर रहता है, उस पर अच्छे समझाओ, टीचर के द्वारा एक्सप्लेन करवाया जाए, तो बच्चे की मेंटालिटी भाई बचपन से चेंज होगी ना। तो एक तो उचित शिक्षा व्यवस्था लाना होगा अगर नियंत्रण करना है तो। और क्या, आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार। और आर्थिक स्थिति में सुधार उनको रियलाइज करवाना होगा कि देखो दो बच्चे, इनकी परवरिश कितने अच्छे से हो रही, तुम्हारे यहाँ 5 हैं, देखो पांचों एक नंबर के निठल्ला बेकार। ये चीज जब तक उनके रियलाइज में नहीं होगा तब तक मेंटालिटी नहीं चेंज होती, क्योंकि ना तो मेंटालिटी एक दिन में किसी की बनती है, ना ही एक दिन में चेंज होती है, टाइम लगता है। तो एक तो आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और क्या हो सकता है, जितनी भी परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम है इन सब का अवेयरनेस करना, है ना। परिवार संबंधी कार्यक्रम, परिवार संबंधी कार्यक्रमों का बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। जैसे एक कहा गया ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, है ना, हम चार हमारे आठ, ये देखो नहीं, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब इस तरह जितने भी कार्यक्रम चले हैं इन सबको क्या करो, बढ़ावा देना, अर्थात इन सबके प्रति इन सबको अवेयरनेस करना, गांव-गांव में कैंप लगाना, बताना ये चीज। क्योंकि गांव वाले अभी भी एक बार बता दो हम फलाने से हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में ये है, बहुत वैल्यू करेंगे, चपरासी बन जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहे हैं, ससुराल चपरासी सबको काम दे रहे, है ना। अब प्राइवेट में कितने बड़े पोस्ट पर हो, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, गवर्नमेंट की जितनी वैल्यू है, पता है कि नहीं ये चीज। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और क्या, परिवार निवेदन, है ना, परिवार निवेदन ये क्या है। तो अभी कल आपने देखा था ये योजना भी आई थी, 1900 कब आई थी, 1951 में आई थी ना। परिवार निवेदन का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित रखकर उनका क्या करो, पालन पोषण, है ना, एक प्लान बनाना, यानी कि इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद का आपका ये टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि परिवार निवेदन, है ना, आप कितना भी कहो यार लोग शादी करने से थोड़ी मानेंगे, आप भी नहीं मानोगे, मैं भी नहीं मानूंगा, कोई नहीं, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं परिवार निवेदन यानी कि परिवार तो हर कोई बनाएगा, बात अलग है आप साधु बन गए, बाबा बन गए, वो बात अलग है, ठीक है, या सतवाइन बन गए, आई बाबाइन नहीं, गलत शब्द है, बाबाइन बड़ा अजीब लगता है, चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं परिवार तो भाई स्वाभाविक है, सबका फैमिली तो है ना। परिवार निवेदन यानी कि परिवार में एक फैमिली की संख्या सीमित रखते हुए कैसे उनका पालन पोषण किया जाए, ये टॉपिक पूरा हमने क्या बोला था आपका, ये जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर का सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोई समझने वाला है तो यही है परिवार निवेदन। क्योंकि एक नहीं इसमें टॉपिक, इसमें छोटे छोटे मिलाकर इसी में आपका आप देखेंगे कि परिवार निवेदन की विधियां कई होती हैं। तो प्राकृतिक विधियां में जैसे आता है एक मतलब प्राकृतिक विधियां, एक बाधा विधियां, है ना। बाधा विधियां का मतलब ऐसे नॉर्मल से अगर बताएं जैसे कई प्रकार के केमिकल्स के द्वारा, है ना, या जो नसबंदी, ये सारी चीजें करा के मतलब, और एक प्राकृतिक विधियां मतलब नेचुरली, तो इन्हीं सब में आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। ठीक है, निवेदन का मतलब होता है चलाना, निवेदित करना। तो फैमिली प्लानिंग, यहाँ देखो प्लानिंग लिखा है, मतलब फैमिली में बच्चों की संख्या सीमित रखते हुए उसको चलाने के लिए प्लान करो कि किस तरह से हमें फैमिली चलाना है कि आगे चलकर सब जो है कोई हमें गाली ना दे सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा बाप को गाली देता है तो
हमें पहले खोलिए, है ना। सही बात। तो अगर आप मतलब ये सब सोचते हुए नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं वो जो आप दूसरे को कहते हो, अपने माँ बाप को कहते हो, सेम आप पर भी आने वाली है। आप क्या कहते हो, कभी कभी आपके दिमाग में आया होगा यार हमारे बाप अमीर होते काश में, वो जी पता है कार से। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लड़के भी कहते हैं हमारे बाप ससुर अगर आज अमीर होते ना तो हम भी कार से। तो कहीं ना कहीं जैसे जो आप कहते हो स्वाभाविक है आपके ऊपर भी होगा, आपके भी ऊपर होगा। इसलिए इसका सबसे बढ़िया समाधान है कि फैमिली प्लानिंग करो, यानी कि हम दो हमारे दो या जो भी है आपके हिसाब से, ठीक है। एक बच्चों की संख्या सीमित रखते हुए परिवार को संचालित करने का, इससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। और अभी क्लियर है इतना। अगली हेडिंग बना लीजिए फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन।